ग्रेडर को हमने पिछले क्लास में देख लिया था, आज फ्रंट एंड लोडर को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिक हैमर है शायद। ठीक है, हाइड्रोलिक हैमर भी देखेंगे और सरफेस माइनर, 3 टॉपिक लेके चलते हैं, आज टारगेट रहेगा कंप्लीट हो जाए जल्दी। ठीक है, चलिए तो फ्रंट एंड लोडर को देखते हैं। इसका एक नाम और भी है, क्या नाम है इसका? इसका एक नाम और है, इसे हम पे लोडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पे लोडर। इसे हम पे लोडर भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ठीक है, हम इसका पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स का नाम देख लेते हैं इसका हम। छोटा कर लेते हैं, ये बकेट हो गया इसका। ठीक है, ये यहाँ बकेट लिखा हुआ। नेक्स्ट क्या है? कटिंग एज, यहाँ नीचे में थोड़ा कटिंग एज रहता है इसका। होस्टिंग रैम मतलब सिलेंडर है दो ठो, इधर भी क्रॉस बीम, इस यहाँ लिंक है क्रॉस बीम। कुछ नहीं है, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, इंजन। ठीक है, तो बाकी टायर माउंटेड के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि 4 स्ट्रोक इंजन होगा इसमें। ठीक है, और सारे फीचर तो हम लोग टायर माउंटेड का देख ही चुके हैं वेरी फर्स्ट क्लास में। तो वही सारे फीचर्स है इसमें, और बाकी कुछ भी अलग नहीं है। ये देखिए। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ओर वगैरह को उठा के डंपर्स में लोड कर देता है। ठीक है, नहीं तो वैगन्स वगैरह में लोड होता है, डंपर्स जाके जो डिपो होते हैं। ठीक है, जो हमारा कोल डिपो हो गया या फिर और डिपो हो गया, कुछ भी हुआ, तो कोल डिपो में जाके क्या करता है ये, कोल डिपो में हमारा डंपर जाके वहां पर क्या करता है, डिपोजिट करता है ओर को। ठीक है, कोल डिपो में डंपर्स जाके ओर को डिपोजिट कर देता है, फिर वहां से ओर को उठा के वैगन्स वगैरह में डाल देता है। ठीक है, पेलोडर का काम यही है। ये हमारा सरफेस माइनर के साथ भी यूज होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये पेलोडर से तो सभी लोग, तो मतलब अच्छा खासा लिंक है सबका, सभी ने देखा भी है, हिंदुस्तान कंपनी का पेलोडर ज्यादा करके चलते रहता है इधर उधर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्रंट एंड लोडर? ठीक है, फ्रंट एंड लोडर को हम लोग पेलोडर भी बोलते हैं। इसके बारे में क्या क्या करेक्ट है, क्या क्या सही है, उसे हमें फाइंड आउट करना है और आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, इट इज यूज्ड अलोंग विद द सरफेस माइनर फॉर लोडिंग द कट कोल ऑन द डंपर। ठीक है, सरफेस माइनर क्या करता है कि कोल को काट के चला जाता है, तो फिर जो कटा हुआ कोल रहता है उसको लोड कौन करता है डंपर के ऊपर? वो करता है पेलोडर। ठीक है, उस प्रोसेस से विंडरोइंग प्रोसेस बोलते हैं उसे। ठीक है, हम आगे में पढ़ लेंगे उसको, विंडरोइंग प्रोसेस, विंडरोइंग माइनिंग प्रोसेस बोलते हैं इसे। ठीक है, वो काट काट के चला जाता है और जमीन फ्लोर पे ही कोयला रखा रहता है। ठीक है, तो उस जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं विंडरोइंग माइनिंग प्रोसेस, माइनिंग मेथड। ठीक है, तो विंडरोइंग मेथड से जब भी कोयला छोड़ के सरफेस माइनर काटते हुए चला जाता है, तो उसमें उसको उठा के डंपर पर लोड करने का काम कौन कौन करता है? फ्रंट एंड लोडर, दैट इज पे लोडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है इट इज यूज्ड एट कोल डिपो फॉर लोडिंग कोल इन रेलवे वैगन्स और इन डंपर्स। ठीक है, कोल डिपो में माइन से कोयला निकाल के डिपो बनाया सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर माइंस है, यहाँ से कोयला निकला। ठीक है, ये यहाँ पर आया, सरफेस में डिपो बना दिया। ठीक है, यहाँ पर डिपो है, कोयला, ढेर सारा कोयला यहाँ जमा है। ठीक है, तो जो हॉल पैक्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से आए माइन से निकल के, और कोयला कहाँ जमा किया? यहाँ पे जमा कर दिया। ठीक है, कोयला यहाँ पर इसने ना डंप कर दिया यहाँ पर आके। फिर यहाँ से क्या होता है कि जो डंपर्स होते हैं, ठीक है, डंपर्स फिर यहाँ पर पेलोडर को लगा दिया जाता है। ठीक है, पेलोडर यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ये लोड कर करके डंपर्स के ऊपर डालते रहता है, फिर ये जाके क्रशर्स वगैरह में जाके डंप कर देते हैं। और क्रशर में भी जहाँ पर ये डंप कर रहा है, वहाँ पर क्रशिंग के बाद क्या होता है कि फिर उसे वैगन्स में लोड करना पड़ता है। तो वैगन्स में लोड करने का काम भी पेलोडर का ही है। ठीक है, तो माइंस से कोयला निकाल के कोल डिपो में जमा हुआ सरफेस पे, सरफेस से फिर क्या हुआ, पेलोडर उसको उठा के डंपर पे डाल दिया, डंपर फिर गया कहाँ पे? क्रशर के पास गया, क्रशर में जाकर फिर वो क्रशर में डंप कर दिया। क्रशर के बाद वो छोटा छोटा जब पार्ट, छोटा छोटा साइज में जब हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर से पेलोडर उठा के उसको वैगन में डाल देगा। वैगन मतलब रेलवे का जो बोगी बोगी होता है उसको वैगन वैगन बोलते हैं। ठीक है, रेलवे का जो बोगी होता है उसको वैगन बोलते हैं, उसमें वो डाल देता है। ठीक है, तो ये काम है इसका पेलोडर का। और इसको पेलोडर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड लोडर को पेलोडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सारे ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, किसके रिगार्डिंग?
रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ द क्रॉलर माउंटेड फ्रंट एंड लोडर, ठीक है। फ्रंट एंड लोडर भी दो दो तरह के होते हैं, एक हो जाएगा आपका क्रॉलर माउंटेड, ठीक है, एक हो जाएगा टायर माउंटेड नॉर्मली, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या क्या एडवांटेजेस है दोनों, ठीक है, दोनों अगर मतलब दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस है तो देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉलर माउंटेड का और जो टायर माउंटेड है उसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, नेगोशिएट्स हाई ग्रेडियंट, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि जो क्रॉलर माउंटेन होगा वो ज्यादा ग्रेडियंट पे चल पाएगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ये टायर माउंटेड, ठीक है। टायर माउंटेड क्या होगा, टायर माउंटेड कितना तक मतलब चल पाएगा, टायर माउंटेड का तो आ जाता है आपका लिमिट रीच कर जाता है, जैसे एलएचडी होता है, एलएचडी 1 in 7 से ज्यादा चलता नहीं, ठीक है। और जितना भी हमारा सरफेस का डंपर्स वगैरह होता है उससे कितना तक अलाउड है, लगभग 1 in 10, क्योंकि रैम्प का जो हमारा होता है वो 1 in 10 तक है, ठीक है। वो भी अलाउड नहीं है, वो भी है वहां पर लिखा हुआ साफ साफ है रैम्प पर कि क्रॉलर माउंटेड मशीन ही चलेंगे, टायर माउंटेड नहीं चलेंगे। 976E में लिखा हुआ है डीजीएमए सर्कुलर का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा क्रॉलर माउंटेड होगा वो हाई ग्रेडियंट पे चल पाएगा, ठीक है। तो नेगोशिएट्स हाई ग्रेडियंट, ठीक है, नेगोशिएट मतलब कि वो नेगोशिएट करके चल सकता है, हाई ग्रेडियंट पे चल सकता है कौन, क्रॉलर माउंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है था कि द एडवांटेज ऑफ द क्रॉलर माउंटेड एज कंपेयर्ड विथ व्हील माउंटेड फ्रंट एंड लोडर, ठीक है। तो पहला सही हो गया। नेक्स्ट बी बी में है ग्राउंड प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस, ठीक है, क्योंकि फ्लैट होता है, ठीक है, चेन टाइप से होता है, जैसा चेन चेन रहता है, चेन से जुड़ा हुआ रहता है, तो फ्लैट रहता है, तो इसका प्रेशर जो ग्राउंड पे होता है वो कम होता है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टायर, टायर का क्या होता है, इसका प्रेशर ज्यादा इसका पड़ेगा, ठीक है। कंटेक्ट इसका जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है वो कम है, टायर का जो एरिया ऑफ कंटेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉलर माउंटेड मशीन कम है, ठीक है। तो वो भी एक तो रीजन हो गया। और ये फ्लैट फ्लैट होता है, फ्लैट है मतलब कि वही एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसके इसके कारण से क्या होगा कि ग्राउंड प्रेशर जो होगा टायर वाला, ठीक है, टायर का केस में वो ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू चेन, ठीक है। नेक्स्ट मशीन स्टेबिलिटी इज मोर, तो जाहिर सा बात है कि क्रॉलर का ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, वो पूरा ग्राउंड को पकड़ के चलता है, ठीक है। और ये टायर क्या है कि टायर हमारा क्या करता है, रोल करता है, ठीक है, रोलिंग करता है। तो रोलिंग करता है तो विथ रेस्पेक्ट टू रोलिंग जो हमारा ग्राउंड पकड़ के चल रहा है वो तो हमारा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट होता है, तो ये आराम से ग्राउंड को पकड़ पकड़ के चलता है, इसलिए हाई ग्रेडियंट पर चल पाता है। और टायर हमारा क्या करता है, रोलिंग करता है, इसी के कारण से वो स्टेबिलिटी उसका अच्छा नहीं रहेगा ज्यादा अगर ग्रेडियंट पे चलाते हैं, ठीक है। और मशीन स्टेबिलिटी इज मोर, ग्रेडियंट पे चलाते हैं फिर भी, या फ्लैट लैंड में चलाते हैं फिर भी स्टेबिलिटी हमारी क्रोलर माउंटेड की ही ज्यादा रहेगी, ठीक है। और ऑल दी अबव वर करेक्ट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे दिए गए थे वो करेक्ट थे, और इसका मतलब कि डिसएडवांटेज ही हुआ इसका टायर माउंटेड का, ठीक है। लेकिन अगर एडवांटेजेस दिखाना चाहता है यहाँ पे तो ये बोल सकता था कि स्पीड ज्यादा रहेगा फ्रंट एंड लोडर का विद इन केस ऑफ टायर, ठीक है। तो एडवांटेज हमारा ये हो गया कि स्पीड ज्यादा रहेगा, एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी लोड कर पाएगा, ठीक है। कहीं मूवमेंट भी प्रोपेलिंग करने में इसे कम समय लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉलर माउंटेड। तो ये सब एडवांटेजेस है टायर माउंटेड के, और यहाँ पर जितने भी एडवांटेजेस दिखाए गए ये तो क्रॉलर माउंटेड के थे, तो सारे ही सही थे, ठीक है। एडवांटेजेस ओवर टायर माउंटेड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉलर माउंटेड, तो ऑल द अबव आर करेक्ट, ठीक है। आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी अच्छी 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 तरीके से कि नेगोशिएट्स हाई ग्रेडियंट, समझ में आ गया होगा कि हाई ग्रेडियंट पे चल सकता है। हमारा क्रॉलर माउंटेड ग्राउंड प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि उसका जो मतलब क्रॉलर होता है वो चेन तरह से होता है और फ्लैट होता है, ठीक है, तो वो कम प्रेशर डालेगा। नेक्स्ट मशीन स्टेबिलिटी इज मोर, मशीन स्टेबल ज्यादा रहेगा इसका, ठीक है। जाहिर सी बात है मशीन स्टेबिलिटी इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि अ, ये जमीन को अच्छी तरीके से पकड़ के चलेगा, पैडेड फीट की तरह से चलेगा, और जो हमारा टायर रहता है वो रोलिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ है तो नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो पे लोडर के बारे में जो कुछ भी था हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया, ठीक है। तो इस पर समय वेस्ट करके फायदा नहीं है, हम आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाइड्रोलिक हैमर, ठीक है। हाइड्रोलिक हैमर का काम क्या होता है, ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा फिगर देख लेते हैं। हाइड्रोलिक हैमर क्या क्या आपको दिख रहा है फिगर में, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये तो टोटल ही तो सॉवेल हो गया, ठीक है। बूम भी है इसके पास, दीपर स्टिक भी है इसके पास, सब कुछ ही है। क्या नहीं है इसके पास, इसके पास बकेट नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या किया गया यहाँ पर, बकेट को हटा के क्या लगा दिया, हाइड्रोलिक हैमर लगा दिया, ठीक है। तो क्या किया है, ये इसमें डीपर को हटा के हाइड्रोलिक हैमर लगा दिया, दैट इज बकेट को हटा के हाइड्रोलिक हैमर लगा दिया। और ये क्या है, ये नॉर्मल सा एक सॉवेल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सा सॉवेल है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें,
बस ये हाइड्रोलिक हैमर भी क्या है, एक अटैचमेंट है, किसके साथ लगा दिया गया, एक्सकावेटर के साथ। कौन सा एक्सकावेटर है, सोवेल है यहाँ, ठीक है, सोवेल है, तो उसके साथ लगा दिया गया यहाँ पर क्या, हाइड्रोलिक हैमर लगा दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, ये जो अटैचमेंट लगा दिया गया है इसका क्या पर्पज है, किस लिए लगाया गया है, ये हम समझेंगे। तो हाइड्रोलिक हैमर का काम क्या है, हाइड्रोलिक हैमर, हैमर का काम क्या होता है, हैमरिंग मतलब हथौड़ा, हथौड़ा का काम क्या हो गया, हथौड़ा का काम हो गया कोई पत्थर है उसको तोड़ दो, ये काम है हैमर का, तोड़ देना। तो ये भी है कि बड़ा बड़ा फ्रैगमेंट जब बच जाता है, ब्लास्टिंग के बाद बड़ा बड़ा फ्रैगमेंट्स बच गया, तो वहां पर हमको सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंडरी ब्लास्टिंग ना करना पड़े, कोई ऐसा इक्विपमेंट आ जाए, कोई ऐसा मशीनरी आ जाए जो उसको तोड़ दे तो बहुत बेहतर है। तो ये वाला काम कौन करता है, ये करता है हाइड्रोलिक हैमर। ये फटाक से आएगा यहाँ पर, हैमर हैमर आएगा या हैमरिंग करके इसको तोड़ देगा। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तोड़ दिया, इसको दो हाफ में कर दिया। ठीक है, तो हैमरिंग का मतलब होता है हथौड़ा मार के उसे तोड़ देना, और ये भी यहाँ पर वही काम कर रहा है। इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है अंदर का हम जान लेंगे, ताकि हमें फील आ जाएगी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और भी कुछ फिगर से देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें, हम सब देखेंगे। ठीक है, सब देखेंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, ऐसे भागेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हैमर हो गया। ठीक है, ये हमारा हैमर है जो कि अटैच्ड हो जाता है जाके हमारा नॉर्मल एक्सकवेटर के साथ, दैट इज सोवेल के साथ जाके अटैचमेंट ले लेता है। ठीक है, और कुछ फिगर है क्या इसमें, देखिए ये रियलिस्टिक है, देखिए। ठीक है, ये हैमरिंग करते करते इसको ब्रेक आउट कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ इसका लेवलिंग डायग्राम भी था इधर में, हाँ लेवलिंग डायग्राम है यहाँ पे, इसमें कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, जो काम का चीज़ है देख लेते हैं। ये नीचे में बोल्डर दे दिया, ये टूल दे दिया। ठीक है, टूल जो कि इसके ऊपर हैमरिंग करेगा, और हाइड्रोलिक हैमर है ये, टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोलिक हैमर है। बाकी तो इधर का तो आपको पता ही है, डीपर डीपर स्टिक हो जाएगा, यहाँ यहाँ बूम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल हाइड्रोलिक सोवेल है, यहाँ तक तो नॉर्मल हाइड्रोलिक सोवेल है, सिर्फ यहीं से अलग है हाइड्रोलिक हैमर है, टूल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो हम इसका अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, फिर इसका हम वीडियोस भी देख लेंगे ताकि आपको फील आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोलिक हैमर किस तरीके से काम करता है ये हम समझेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि अभी 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 सुनिएगा, इसके बाद अब फिर हम वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक हैमर का किस तरीके से काम करता है, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो फील फील आ जाना बड़ा बात होता है। ठीक है, पढ़ने को तो ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन फील फील आ जाता है तो फिर मजा आ जाता है पढ़ने का। ठीक है, असर नहीं करता है पढ़ने का, दिमाग में बहुत दिन तक रहता है, इसीलिए हर चीज को फील के साथ बताना चाह रहे हैं। तो हम समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, इसे आप थोड़ा सा वर्टिकल में सोचें, ऐसा इस तरह का सोचें। ठीक है, इस तरीके से, और जो इसका चीजल है, ये जो हथौड़ा है इसका, वो इस ऐसा है। ठीक है, तो अभी जाके ये रॉक पर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, रॉक पर जाकर इम्पैक्ट डालेगा, तो हम समझते हैं इसे किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्यूमुलेटर आपको दिख रहा है, एक्यूमुलेटर से क्या होता है यहाँ पर, इसके पास हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर एक्यूमुलेट होकर जाता है यहाँ। तो हाइड्रोलिक प्रेशर कहाँ जा रहा है, यहाँ इसका थ्रू। ठीक है, ये टैंक से प्रेशर आएगा, प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक्स आएगा, और इसका थ्रू यहाँ से यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ से एंटर करके ये इधर में आ रहा है। ठीक है, इधर में आके इसका थ्रू घुस जाता है अंदर। ठीक है, अंदर में घुस गया, उसके बाद ये आके यहाँ पर प्रेशर बना, ये जो रेड कलर का जोन यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर आके प्रेशर बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक्स अंदर में जब एंटर कर गया, इसको इसको कहीं भी जाने का जगह नहीं। ठीक है, ये अंदर में आके एंटर कर गया, कहीं भी जाने का इसको है ना जगह नहीं है रहा, नीचे में ये इधर से एंटर कर गया है। ठीक है, ये यहाँ पर आके जमा हो गया, ये लाल लाल टाइप से दिख रहा है, ये समझिए हाइड्रोलिक है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक यहाँ आके जमा हो गया, अब इसको कहीं तो जाने का जगह है नहीं, तो क्या करेगा ये करता ये है कि ये अपवर्ड प्रेशर प्रेशर मारता है। ठीक है, ये इस तरह का अपवर्ड प्रेशर मारेगा। जब ये अपवर्ड प्रेशर मारता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये है ना, सो वीडियो में आपको दिखेगा, ये पिस्टन टाइप से होता है। ये अपवर्ड प्रेशर जब मारता है तो ये उठ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये उठ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, सुनिएगा अच्छा से, फिर से हम रिपीट कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या होता है कि हाइड्रोलिक इधर से आ गया, हाइड्रोलिक तो आया प्रेशर में। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर में आया, हाइड्रोलिक प्रेशर आके यहाँ तक आ गया हाइड्रोलिक। ठीक है, यहाँ पर आ गया हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक यहाँ आने के बाद यहाँ ऑयल सील्ड रहता है। ठीक है, यहाँ ऑयल सील्ड रहता है, नीचे ये जा नहीं सकता है, ऑयल सील्ड रहता है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये प्रेशर बनाने लगा, हाइड्रोलिक यहाँ का प्रेशर बनाने लगा। तो हाइड्रोलिक प्रेशर तो कंटिन्यूसली लगा रहा है, लेकिन करेगा क्या, जगह तो कहीं है नहीं जाने का, नीचे में साइड जगह है ना, कहीं जाने का जगह है, तो कहाँ जाए,
तो ये ऊपर की तरफ पुशिंग फोर्स लगाना शुरू करता है, ठीक है, पुशिंग फोर्स लगाता है तो ये अपलिफ्ट कर देता है किसको, ये जो पिस्टन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पिस्टन है, एक सेकंड, ये वाला जो पिस्टन है, ठीक है, ये इसको क्या करेगा कि ऊपर की तरफ धक्का मार के उठा देता है, ठीक है, जैसे ही उठाता है तो ये नीचे का जो हाइड्रोलिक्स है ये इधर से ट्रांसफर होके, ठीक है, ये जो प्रेशर बना रहा होता है, ये देखिएगा वीडियोस में समझ में आएगी लेकिन फिर भी थोड़ा समझिए यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से हाइड्रोलिक आया, यहाँ पे जमा हुआ, यहाँ प्रेशर बनाया, इसको उठा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या किया, यहाँ से इसको उठा दिया ऊपर में, उठाने के बाद क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर जो प्रेशर बना था किसके कारण बना था, हाइड्रोलिक्स का कारण बना था प्रेशर, क्योंकि उसको कहीं जाने का जगह नहीं था, तो जैसे ये ऊपर की तरफ उठता है तो हाइड्रोलिक्स निकल के इधर से निकल जाता है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स इधर से निकल जाता है, तो जैसे हाइड्रोलिक्स इधर से निकल जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था इस रीजन में, वो क्या होता है कि लूज हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर, तो जैसे ही यहाँ से प्रेशर रिड्यूस होता है इस जोन से, ठीक है, इस जोन से प्रेशर रिड्यूस हुआ, क्या होता है सेम समय में यहाँ पर एक नाइट्रोजन गैस कराता है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रहता है, वो क्या करता है यहाँ पर प्रेशर डालते रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्रेशर डालते रहता है, लेकिन जब नाइट्रोजन गैस प्रेशर से भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर, तब क्या होता है ये इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर देता है, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही ये अपलिफ्ट हुआ तो क्या हो गया कि अपलिफ्ट होके इस साइड से निकल गया, ये इस साइड से हाइड्रोलिक निकल गया, तो यहाँ का प्रेशर अब कम हो गया, जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन जो प्रेशर लगा रहा था, ठीक है, तो नाइट्रोजन धड़ाम से इसको धक्का मारेगा नीचे की ओर, ठीक है, तो नीचे की ओर धक्का मारेगा तो ये फिर हैमरिंग करेगा इसको चीजल को, ठीक है, तो वो फर्दर ऑन काम आएगा हैमरिंग करने में, ठीक है, हम एक बार फिर से हम समझाते हैं इसको, ठीक है, हम एक बार फिर से इसको समझाते हैं, तो यहाँ पर आप पार्ट्स का नाम आप देख लिए हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोलिक आया, ठीक है, हाइड्रोलिक आया यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये प्रेशर लगाया, एक प्रेशर यहाँ से लगा, नेक्स्ट एक प्रेशर कहाँ से लगा, एक है यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, प्रेशराइज्ड रहता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्रेशराइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो ये भी क्या करता है कि ये प्रेशर मारता है इस साइड से, ठीक है, इस साइड में मारेगा प्रेशर, और जो हाइड्रोलिक प्रेशर आता है वो किस साइड मारता है, इस साइड आता है, ठीक है, ये इस साइड, ये इस साइड में धक्का मारता है, तो जैसे ही ऊपर का प्रेशर को काउंटर बैलेंस करके ये जैसे ये कंटिन्यूअस वे में हाइड्रोलिक प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आके यहाँ पर जमा हुआ तो यहाँ बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया, तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से नाइट्रोजन से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ धक्का मारेगा क्योंकि नीचे जाने का कहीं जगह नहीं, ऑयल सील्ड है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ धक्का मारता है, तो जैसे ये ऊपर की तरफ पिस्टन जाता है तो ये यहाँ का जो फ्लूइड रहता है ये इधर से रास्ता निकाल के निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से रास्ता रहता है निकलने का, ठीक है, धक्का ज्यादा जैसे ये वाला पिस्टन उठता है तो यहाँ से मतलब कि जगह रहता है जाने का, तो यहाँ से फ्लूइड निकल जाता है, फ्लूइड निकल कर टैंक में ही चला जाता है, ठीक है, तो जैसे ही फ्लूइड यहाँ से निकल गया तो मतलब यहाँ का जो प्रेशर है, ठीक है, इस जोन का जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर गया, जैसे ही प्रेशर रिड्यूस करता है तो नाइट्रोजन प्रेशर मतलब कि रिड्यूस करता है विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन का प्रेशर जो यहाँ पर एक मतलब कि है यहाँ पे ऊपर ऊपर साइड में जो N2 गैस है, तो वो क्या करता है नीचे की तरफ इसको धक्का मार के ठेल देता है, तो इस तरह में क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला कंटिन्यू रहता है जब तक कि हाइड्रोलिक प्रेशर आएगा यहाँ पर है ना, सो जमा होगा, उसके बाद ये ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, तो जैसे ही पिस्टन ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोलिक रिलीज कर जाएगा, तो हाइड्रोलिक जैसे ही रिलीज कर जाएगा यहाँ से तो यहाँ इस जोन का प्रेशर घट जाएगा, जैसे ही इस जोन का प्रेशर घट गया विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन जो प्रेशर लगा रहा है तो ये क्या करेगा नीचे की तरफ धड़ाम से मारेगा, ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ प्रेशर ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, एक नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, तो जैसे ही मतलब ये जब तक ही चलता रहेगा तब तक क्या होगा कि ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, या यहाँ से फ्लूइड आता रहेगा, प्रेशर बनता रहेगा यहाँ पे, और ये उठेगा, यहाँ से फ्लूइड निकलेगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, ये वाला धक्का मारेगा नीचे की तरफ, फिर से क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड आ ही रहा है, ठीक है, आ रहा है, फिर यहाँ पे प्रेशर बना दिया, फिर ये उठ जाएगा ऊपर की तरफ, फिर प्रेशर रिलीज हो जाएगा और फिर नाइट्रोजन दबाव डाल के वहां पर धक्का मार देगा, तो ये क्या होगा कि एक अप मतलब कि अप एंड डाउन वाला प्रोसेस होना शुरू हो गया, रेसिप्रोकेटिंग टाइप से मोशन यहाँ पर पिस्टन में आना शुरू हो गया, जो कि यहाँ पर हैमरिंग इफेक्ट डालता है, ठीक है, हैमरिंग इफेक्ट डालता है तो जिसके कारण हमारा रॉक्स टूट जाता है, ठीक है, अब इसी चीज को हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, वहां पर आप अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है, स्लो करके रिकॉर्ड किया गया उसे, ठीक है, अच्छी तरीके से देखिएगा, वहां पर क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से हाइड्रोलिक आएगा, ठीक है, हाइड्रोलिक आ जाएगा इधर से, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और जब तक नहीं उठेगा जब तक कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट ना हो जाए, यहाँ पर पूरा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तब ये ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, उठेगा, फिर हाइड्रोलिक यहाँ से निकल जाएगा, जैसे ही हाइड्रोलिक यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ का प्रेशर लूज करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा, तब नाइट्रोजन यहाँ से धक्का मार के फेंक देगा इसको नीचे की तरफ, फिर से यहाँ पर क्या होगा कि
या ये वाला प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो फिर से ये ऊपर की तरफ उठेगा। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक हैमर। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक हैमर का, तो इसे हम देख लेते हैं। और फर्स्ट था हमारा रिड्यूसेस द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, रिड्यूसेस द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स। तो एक्सप्लोसिव का यूज किस तरीके से रिड्यूस करता है? बाय मतलब हैमरिंग करके। ठीक है, ये तोड़ देता है, ये सेकेंडरी ब्लास्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ये हैमरिंग करके तोड़ देता है। ठीक है, तो और इसका यूज कहाँ पे होता है? और इसका यूज होता है बेंच का फेस में। ठीक है, बेंच का फेस देखिए, मान लीजिए कैसा है। ठीक है, तो ये जो फ्लोर समझिए, ये फ्लोर में ब्लास्टिंग हुआ लेकिन इतना छूट गया। ठीक है, टो टो यहाँ पे छूट गया। अब टो यहाँ पे छूट जाएगा तो थोड़ा सा के लिए तो ब्लास्टिंग करेंगे नहीं, लाइट ब्लास्टिंग तो करते नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोलिक हैमर है तो क्या जरूरत है? ठीक है, हाइड्रोलिक हैमर आया यहाँ से, इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो टो यहाँ पर जो छूटा हुआ था उसको रिमूव आउट कर दिया। तो टो का रिमूवल कौन कौन कर सकता है अच्छी तरीके से? हाइड्रोलिक हैमर कर सकता है। बाय सेकेंडरी ब्लास्टिंग कीजिए या फिर हाइड्रोलिक हैमर कीजिए, लेकिन जब हमारे पास हाइड्रोलिक हैमर है तो मोर इजीली काम हो जाएगा, तो हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्यों करें? ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है एक्सप्लोसिव का। ठीक है, यूज एक्सप्लोसिव का यूज को रिड्यूस करता है। और जो टोस छूटी हुई है मतलब क्वारी में। ठीक है, क्वारी का जब फ्लोर में टोस टोस छूटा हुआ, बेंच में जो टोस छूटा हुआ है, उसको ये इजेक्ट आउट कर देता है बाय हैमरिंग करके। ठीक है, तो दोनों ही इसमें स्टेटमेंट सही है, बोथ एंड बी आर करेक्ट, कि यूज ऑफ एक्सप्लोसिव रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी ब्लास्टिंग को होने नहीं देगा। ठीक है, ये आराम से जाकर तोड़ देगा उसको। और टोज ऑन दी क्वारीज फ्लोज कैन बी रिमूव्ड इजीली। टोज अगर छूट गया तो उसे भी ये हैमरिंग करके तोड़ देगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक हैमर हमारा क्लियर आउट हो गया है।
ठीक है, हाइड्रोलिक हैमर हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सरफेस माइनर की ओर चलेंगे। ठीक है, सरफेस माइनर के बाद आएगा हमारा ड्रिल। ठीक है, तो ड्रिल आएगा हमारा सरफेस माइनर के बाद, तो हम अच्छी तरीके से देखेंगे कंटिन्यूअस सरफेस माइनर। ठीक है, या सरफेस माइनर, जनरली सरफेस माइनर बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो ये इसका यूज क्या होता है, ये किस में काम आता है, ये हमारा जनरली किस काम में आता है, ये ओर को काटने में काम आएगा। ये ना कि और या फिर और भी मटेरियल्स है कट कर सकता है। ठीक है, बॉक्साइट वगैरह में भी यूज हो जाता है, आयरन ओर में भी यूज कर लेते हैं इसे हम। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रेंथ में आएगा, कटिंग स्ट्रेंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो इसको आराम से कट कर सकता है। ठीक है, तो ये मशीनरी हमारे किसके लिए यूज होती है, हम इसे जनरली कोल के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में किसके साथ यूज हम कर सकते हैं। मान लीजिए ओबी के साथ किसको हम लगा दिए, ओबी में हम लगा दिए ड्रैग लाइन को। ठीक है, और जो हमारा कोल में है उसमें हम किसको लगा दिए, उसमें हम सरफेस माइनर को लगा दिए। ठीक है, अब सरफेस माइनर किस किस के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है। ठीक है, सरफेस माइनर किस किस के कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, वो हम देखते हैं अभी। सरफेस माइनर हमारा कॉम्बिनेशन के साथ, हम पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, पार्ट्स को समझने जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो सरफेस माइनर होता है, ये तो हम जानते हैं ये एक कटिंग मशीन है। ठीक है, ये कटिंग मशीन है, तो ये कट करती है। ठीक है, इसका जो ब्लेड है यहाँ पर, ये कट करती है, ब्लेड से ये कट करती है। और उसके बाद इसमें अगर कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है तो ये जाके कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ट्रांसफर करेगा मटेरियल को। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ट्रांसफर किया, फिर कन्वेयर बेल्ट जाके यहाँ पर अगर डंपर खड़ा है तो डंपर से, या फिर अलग कन्वेयर अगर यहाँ है तो कन्वेयर पे डाल के वो चला जाएगा। ठीक है, तो कट इसका हम मतलब ये कटिंग मशीन है, कट करता है। और क्या क्या पार्ट्स अब हम प्रोसेस में देखते हैं, इसके माध्यम से नहीं देखेंगे, ओरिजिनल डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम से देखेंगे। ये क्या कर रहा है यहाँ देखिए, ये कट कर रहा है। सरफेस हमारा यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पर कटिंग कर रही है। ठीक है, कटिंग इसका यहाँ पर ब्लेड्स, यहाँ पर इसका कटिंग ड्रम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कटिंग ड्रम है इसका, कटिंग ड्रम लगा हुआ, उससे ये कटिंग कर रहा है। कटिंग ड्रम को देखते हैं कहाँ पर दिख जाए कटिंग ड्रम हमें, इसमें तो दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा कटिंग ड्रम आपको यहाँ पे। ये देखिए कटिंग कटिंग ड्रम है यहाँ पे और उसमें बीट लगा हुआ है। ठीक है, ये बीट लगा हुआ कटिंग बीट से। ठीक है, तो यही क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं ट्विन क्रॉलर माउंटेड बोलते हैं। ठीक है, ट्विन क्रॉलर माउंटेड। ठीक है, ये एक क्रॉलर यहाँ हो गया, एक क्रॉलर यहाँ हो गया। ठीक है, एक पैर यहाँ हो गया, एक पैर पीछे में होता है। ठीक है, तो ट्विन क्रॉलर माउंटेड बोलते हैं इसे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोलिक है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर है, तो ये अपना हाइट को कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है, कम कब करेगा, कम जब करेगा जब इसको कटिंग करना है। ठीक है, तो ये अपने हाइड्रोलिक्स को डाउन करेगा, ताकि ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स बोल रहा हूँ, ये जो ड्रम है वो डाउन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आके फ्लोर से टच करेगा और कटिंग करेगा, तब ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोलिक, जो ये अपना हाइड्रोलिक है, इसको सिलेंडर को नीचे करेगा। ठीक है, तो कटिंग के समय ये अपना हाइड्रोलिक सिलेंडर को नीचे कर लेगा, बाकी अपना सिलेंडर को उठा के जब इसका मार्चिंग का समय आएगा, चलने का समय आएगा, तो ये सिलेंडर को उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक सिलेंडर है एक। ठीक है, ट्विन क्रॉलर माउंटेड मशीन है, एक कटिंग ड्रम है यहाँ पे। ठीक है, इतना तो देख लीजिए, और देखते हैं कुछ दिख जाए। ये केबिन है। ठीक है, ये पूरा ही एसी वाला केबिन है, मतलब सील्ड किया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर कटिंग जब जब यहाँ पे करेगा तो डस्ट का जनरेशन होगा। हालांकि डस्ट का जनरेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ वाटर स्प्रेइंग से इंटरलॉक करके रखते हैं। ठीक है, जब तक वाटर स्प्रे चलेगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वाटर स्प्रेइंग से इंटरलॉक्ड रहता है, वाटर स्प्रेइंग भी साथ साथ होते रहेगा, तो डस्ट का जनरेशन को मिनिमाइज करके रखते हैं, लेकिन डस्ट का जनरेशन तो होगा ही, इसलिए ये जो कैबिन है वो पूरा सील्ड रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने कटिंग ड्रम्स के बारे में देख लिया, उसका हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में देख लिया। ठीक है, अब इस तरीके से जो काटते जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विंडरोइंग प्रोसेस। ठीक है, विंडरोइंग मेथड बोल देते हैं, विंडरोइंग। ये कटिंग करके सिंपली क्या करते जा रहा है, फ्लोर पर कोयला छोड़ते जा रहा है, इसी को बोलते हैं विंडरोइंग। ठीक है, कट करके कोयला क्या कर रहा है, सिंपली फ्लोर पर छोड़ दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्वेयर बेल्ट वगैरह नहीं है, ये आराम से कटिंग कर रहा है, छोड़ दे रहा है कोयला फ्लोर पर। इसको हम लोग बोलते हैं विंडरोइंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसी विंडरोइंग प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर एक पेलोडर आ जाएगा। ठीक है, पेलोडर आ जाएगा और क्या करेगा, अपने बकेट से
डंपर्स को लोड कर करके लोड दे देगा और डंपर्स यहाँ से चला जाएगा फिर। ठीक है, तो इसी तरह का लोडिंग रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसका सरफेस माइनर का यूज क्या हो गया, कटिंग के लिए। ठीक है, कटिंग का काम किया, छोड़ दिया फ्लोर में, फ्लोर छोड़ने के बाद क्या किया, पेलोडर उसको लोड कर करके भेजता रहा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका सर कटिंग विड्थ मतलब कटिंग का डेप्थ क्या होगा। ठीक है, तो वो फिर से वही जवाब होगा कि डिपेंडेबल रहेगा। ठीक है, अगर सरफेस माइनर 2200 है, ठीक है 2200 है, तो इसका मतलब 2200 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, 2200 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वो जो कटिंग विड्थ कितना है, ड्रम का जो कटिंग विड्थ है कितना है। तो 2200 को अगर ये मिलीमीटर में होता है, ठीक है 2200 ये मिलीमीटर में है। ठीक है, आपको मिलीमीटर से फिल नहीं आएगा, फिल तो आपको आता है मीटर में, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। ठीक है, तो आपको फिल आ गया, 2.2 मीटर का कटिंग इसका ड्रम का विड्थ है। ठीक है, कटिंग ड्रम का विड्थ कितना हो गया इसका 2.2 मीटर। ठीक है, अब यहीं पर एस एम 2200 नहीं रह के क्या रह गया यहाँ पे, एस एम यहाँ पर रह गया आपका 3800। ठीक है 3800। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका जो विड्थ हो जाएगा ड्रम का इन मीटर में क्या हो जाएगा 3.8 मीटर। ठीक है, 3.8 मीटर का कटिंग ड्रम का विड्थ हो जाएगा इसका 3.8 मीटर। ठीक है, वो था मिलीमीटर में, तो इसका जो नाम होता है वो मिलीमीटर में होता है, और किसका बेसिस पे होता है, कटिंग ड्रम का बेसिस पे। ये जो 3800 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3800 रिप्रेजेंट कर रहा है कटिंग जो इसका ड्रम है उसका विड्थ कितना है। एसएम क्या है, सरफेस माइनर 3800, ये मॉडल नंबर हो गया इसका। एसएम अभी थोड़ा देर पहले क्या क्या हम बताए थे 2200। ठीक है 2200, वो क्या हो गया, विड्थ था 2200 मिलीमीटर में, क्या था विड्थ था कटिंग ड्रम का 2.2 मीटर में हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 2200 मिलीमीटर का कटिंग कटिंग इसका ड्रम है, तो जाहिर सा बात है कि वो उसका जो कटिंग का डेप्थ होगा वो कम होगा। ठीक है, 3.8 मीटर का कितना कटिंग है, ये नियर अबाउट रिटजन कंपनी का है, रिटजन रिटजन कंपनी का है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, रिटजन कंपनी का आता है, रिटजन है शायद, WIRTGEN आता है शायद, यही है। ठीक है, तो ये जो रिटजन कंपनी का आता है, इसका SM38 एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, 3800 जो है इसका कटिंग का डेप्थ कितना है, इसका कटिंग का डेप्थ है नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इसका कटिंग का विड्थ मतलब कटिंग का डेप्थ होगा। ठीक है, डेप्थ, कटिंग डेप्थ। ठीक है, कटिंग डेप्थ कितना हो गया इसका, SM3800, डेट इज इसका जो कटिंग का कटिंग कटिंग ड्रम का विड्थ कितना हो गया 3.8 मीटर। ठीक है, तो 3.8 मीटर का कटिंग ड्रम के साथ ये कटिंग कितना कर सकता है, डेप्थ 25 सेंटीमीटर तक ये कटिंग कर सकता है, 25 सेंटीमीटर तक कट कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेरी करेगा। ठीक है, साइज के साथ अगर मान लीजिए SM4500 तो जरूर जाहिर सा बात है कि उसका जो 4500 है वो ज्यादा कट करेगा। ठीक है, जो SM4500 रहेगा, सरफेस माइनस SM4500, इसका मतलब क्या है, ये 4.5 मीटर का इसका कटिंग विड्थ रहेगा ड्रम का। ठीक है, तो इसका ज्यादा रहेगा कटिंग डेप्थ। ठीक है, तो ये चीज वेरी करेगी। ठीक है, तो कुछ रट्टा मारने वाला चीज नहीं कि हाँ सर बता दीजिए कितना कटिंग करेगा। ठीक है, डायमेंशन चेंज चेंज होते रहेगा साइज का अनुसार इसका। ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई आपको सरफेस माइनर के रिगार्डिंग। विंड्रोइंग प्रोसेस भी आपने देख लिया, विंड्रोइंग प्रोसेस किसे हम लोग कहते हैं, जो कट कोल को छोड़ देगा जमीन पर फ्लोर पर ही, तो उसे बोलते हैं विंड्रोइंग प्रोसेस। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि पेलोडर के साथ कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा, पेलोडर रहेगा, डंपर रहेगा और सरफेस माइनर कटिंग करेगा, और सरफेस माइनर है। ठीक है, इसके बारे में तो हम देख ही लिए थे, यहाँ पर कटिंग ड्रम होता है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है मिडिल में कटिंग ड्रम है, इसका कटिंग ड्रम के हिसाब से इसका नेमिंग होता है। ठीक है, SM4500, SM3800, SM2200। ठीक है, उस हिसाब से इसका नेमिंग हो गया। यहाँ पर ऑपरेटर का सीट रहेगा। ठीक है, ये ट्विन ट्विन क्रॉलर माउंटेड है। ठीक है, नीचे आगे और पीछे रहेगा ट्विन क्रॉलर माउंटेड, और स्क्रैपर जैसा ब्लेड रहता है इसका, ताकि कहीं भी मेटल इधर उधर खिसके नहीं, डायरेक्ट कटिंग करते जाओ और ऊपर में चढ़ते जाओ, और ये बेल्ट कन्वेयर में जाके यहाँ पर डंपर करे तो डंपर में लोड करे, या फिर कन्वेयर बेल्ट है तो कन्वेयर बेल्ट में डाल दे। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, सरफेस माइनर पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसलिए और बहुत लोग का क्या बोलता है ये रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस रहता है कि सर आपका जो पीडीएफ होता है उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ फोटोज हैं और क्वेश्चंस हैं। तो मेरा पीडीएफ जो हमसे पढ़ लेता है उसको फिर उसको जरूरत नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि जो हमसे पढ़ लिया है उसको फोटोज में भी दिखना शुरू हो जाता है कि हम क्या क्या उस समय बोले हैं।
ठीक है, तो लिखने का ज़्यादा ज़्यादा जरूरत नहीं है, शॉर्ट होता है, आप देखिए समझिए उससे। ठीक है, तो सब कुछ ही होता है, फोटोज बहुत सारा फोटोज दिया जाता है, हर फोटोज के साथ एक एक कंसेप्ट। ठीक है, और साथ में उस कंसेप्ट को आपको रिवाइंड करने के लिए आपके साथ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस देखिए, फोटो देखिए, आपको समझ में सब कुछ आएगा। और साथ ही में फोटोज के साथ कुछ कुछ नोट्स हम लिख के दे ही देते हैं, जैसे कल स्क्रैपर में और रिपर में लिख के हम दे दिए थे। ठीक है, तो स्क्रैपर और रिपर के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो सब क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसलिए लिख के दिए थे स्क्रैपर में, क्योंकि स्क्रैपर ज्यादा दिखने को मिलता नहीं है, तो समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, तो स्क्रैपर के साथ हम थोड़ा सा नोट्स दे दिए थे, रिपर के साथ भी नोट्स दिए थे, और पीछे भी तो नोट्स दिए ही हैं, थोड़ा थोड़ा लिख लिख के दे देते हैं समझने जैसा लैंग्वेज में। ठीक है, तो समझने वाला लैंग्वेज लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख के हम दे ही देते हैं, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से इसको पीडीएफ को आप आराम से देखिएगा, तो ये लगभग 218 पेज की है, और अभी ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, क्योंकि हाइवल माइनर में कोई भी क्वेश्चन हम डाले नहीं है अभी तक। तो ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप अगर पढ़ लेते हैं या फिर वीडियोस आपको मिल जाती है, तो आप अगर वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं बचता है कि हाँ पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको आराम से समझ में आएगा। जो नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आएगा, उसको बात अलग है। आप अगर पढ़े हैं हमसे, तो आपको अच्छी तरीके से पीडीएफ सब कुछ समझ में आएगी, और टॉपिक वाइज तो दी गई है सारी, थोड़ा सा है कि मिक्सअप में दिया गया। अब क्वेश्चन तो भरमार है, ठीक है, लगभग 90-100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग सरफेस माइनर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस सरफेस माइनर। ठीक है, तो मशीन इज ट्विन क्रॉलर माउंटेड। ठीक है, 4 गो क्रॉलर होता है इसमें, ट्विन बोलते हैं इसको, पेयरिंग में लिखा हुआ। ठीक है, द बीम है, द कट मटेरियल में बी डिस्चार्ज थ्रू ए डिस्चार्ज कन्वेयर। ठीक है, डिस्चार्ज कन्वेयर के थ्रू हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं टू टू डंपर, और मे बी लेफ्ट ऑन दी फ्लोर। अगर फ्लोर में छोड़ दिए तो उसको क्या बोलेंगे, विंड ड्रोइंग। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, विंड ड्रोइंग प्रोसेस या विंड ड्रोइंग मेथड। ठीक है, सी में क्या है, नो इन्वॉल्वमेंट इन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। इन्वॉल्वमेंट इसका कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग। ठीक है, विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन। ग्राउंड वाइब्रेशन का प्रॉब्लम दूर कर देगा। इससे क्या होगा, हमारा स्लोप स्लोप स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्लोप स्टेबल रहेगा, आस पड़ोस में कहीं अगर सामने में हैबिटेंट्स है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सामने में अगर बस्ती है, कॉलोनी है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्लाई रॉक्स का कोई भी कंडीशन यहाँ पे अराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्लास्टिंग की वजह से, जो वाइब्रेशन के वजह से दीवार उवार में क्रैक आ जाता है, घर वगैरह टूट जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस माइनर आर सुटेबल फॉर। ठीक है, सरफेस माइनर आर सुटेबल फॉर, तो किसके लिए सुटेबल, हाई प्रोडक्शन के लिए। हाँ, प्रोडक्शन हाई होगा क्योंकि कंटिन्यूअस नेचर का है। ठीक है, एकदम कंटिन्यूअसली काटता ही रहेगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस नेचर का है, अगर कंटिन्यूअसली काटता ही रहेगा तो प्रोडक्शन हाई रहेगा इसका। नेक्स्ट क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जहां भी आए तो वहां से समझना चाहिए कि वो मतलब कि ओएमएस है। ठीक है, ओएमएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, आउटपुट मैन पर शिफ्ट। आउटपुट मैन, आउटपुट ऑफ कर लीजिए तो समझ में आएगा थोड़ा अच्छा से, आउटपुट ऑफ मैन पर शिफ्ट, पर शिफ्ट। ठीक है, आउटपुट ऑफ मैन पर शिफ्ट में आउटपुट आदमी का आउटपुट कितना हुआ। ठीक है, अगर एज पर एग्जांपल मानिए कि एक शिफ्ट में 100 टन कोयला कोयला निकला। ठीक है, 100 टन कोयला प्रोडक्शन हुआ कितना में, एक शिफ्ट में। ठीक है, एक शिफ्ट में हुआ, और उसमें पर्सन कितना एम्प्लॉयड थे, मान लीजिए 50% एम्प्लॉयड थे। ठीक है, उस शिफ्ट में टोटल 50%। अब इनका ओएमएस कितना हो जाएगा, इनका ओएमएस हो जाएगा जो प्रोडक्शन इन लोगों ने मिलके किया, डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो ईच पर्सन क्या हुआ कि 2 टन प्रोडक्शन किया। ठीक है, ईच पर्सन क्या हुआ, दो आएगा, इस इक्वल टू 2, तो 2 आया इसका ओएमएस। ठीक है, तो 2 टन प्रोडक्शन ईच पर्सन किया, सबके ऊपर चला गया, तो ये होता है इसका ओएमएस। अब ओएमएस को हम बढ़ा घटा कैसे सकते हैं। ठीक है, ओएमएस को बढ़ा घटा कैसे हम सकते हैं, उसका क्या क्या फैक्टर हो गया, उसका फैक्टर 2 ही फैक्टर पर डिपेंड कर गया वो। एक फैक्टर क्या हो गया, प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। ठीक है, पहला फैक्टर क्या हुआ कि प्रोडक्शन को ही बढ़ा दीजिए, तो ओएमएस आपका बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, मेन मेन पावर को भी घटा दीजिए तो ओएमएस घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेन पावर को घटा दीजिए। ठीक है, मेन पावर को घटा दीजिए, नहीं तो प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आया था हम देख नहीं पाए, देखते हैं थोड़ा सा इसको डिलीवर करते हैं कंसेप्ट उसके बाद। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन को आप बढ़ा दीजिए या फिर मेन पावर को घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा न्यूमरेटर में रहता है और मेन पावर हमारा डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को घटा देंगे तो न्यूमरेटर बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर जो हमारा प्रोडक्शन न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर को अगर बढ़ा दिए तो भी हमारा ओवरऑल बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जो रहेगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो 2 फैक्टर पर डिपेंड कर गया हमारा ओएमएस, दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आपका प्रोडक्शन के ऊपर या मेन पावर के ऊपर, तो प्रोडक्शन आप बढ़ा दीजिए या फिर मेन पावर घटा दीजिए। ठीक है, तो सरफेस माइनर वगैरह में क्या होता है, इसमें
कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाता है, प्लस मैन पावर भी घट जाता है, ठीक है। तो हाई प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन हो गया कि न्यूमरेटर भी बढ़ गया और डिनोमिनेटर भी घट गया, तो हाई प्रोडक्शन हो गया पूरा, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आपका इसी तरह आएगा, आउटपुट मेन पर शिफ्ट, ठीक है, जो होता है वो आपका डिपेंड कर जाता है प्रोडक्शन के ऊपर और मेन 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 पावर के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख के दे देगा, बहुत लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला, एक सेकंड, ठीक है। ओ एम एस, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, टन में रहेगा प्रोडक्शन, क्योंकि मिनरल का बात करते हैं, प्रोडक्शन का जब भी बात करें तो मतलब मिनरल है, तो टन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैन पावर, नंबर ऑफ मैन पावर, ठीक है। ठीक है, तो ओएमएस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अच्छी तरीके से डील कर लिया इसको, ठीक है। फैक्टर्स वगैरह सब कुछ देख लिया, क्या करे, किस तरीके से बढ़ेगा, किस तरीके से क्या होगा, सब कुछ देख लिया इसके बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी या फिर ओएमएस, और उसके बाद सिलेक्टिव माइनिंग, सिलेक्टिव माइनिंग तो होता ही है इसमें, ठीक है। सिलेक्टिव माइनिंग अगर मान लीजिए कि ये कोयला है, बीच में अगर आपका आ गया सेल आ गया 1 मीटर का, उसके बाद फिर आपका कोयला है, तो जो सेल वाला पार्टिंग है आप उसको अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, अलग से काट के इसको रखवा सकते हैं, ठीक है। कोयला काट के अलग से रखवा दिया, इसको काट के अलग से रखवा दिया, तो आपका सिलेक्टिव माइनिंग हो गया आपका। फिर क्या हो गया कि वो आपका क्वालिटी के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, क्वालिटी आपका बरकरार रह गया, ठीक है। तो सिलेक्टिव माइनिंग हो गया आपका। तो ये सारे ही सही है, ठीक है। आपका हाई प्रोडक्शन भी हो गया, हाई प्रोडक्टिविटी भी हो गया, सिलेक्टिव माइनिंग भी आप कर लिए और ऑल दी अबव सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है तो देखते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये डब्ल्यू का है, ठीक है। डब्ल्यू का ये क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यूज ऑफ सरफेस माइनर, यूज ऑफ सरफेस माइनर क्या है, तो कटिंग ऑफ कोल, और क्या होगा, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग एंड लोडिंग तो होगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो होगा नहीं, नन, तो कटिंग ऑफ कोल सही हो गया। लास्टली हम क्या करेंगे, सरफेस माइनर का वीडियो देख लेंगे, ठीक है। सरफेस माइनर का वीडियो देख लेंगे, तो आपको सरफेस माइनर के बारे में सब कुछ हाँ, ये वाला पार्ट हम नहीं बताया शायद ना, ये वाला पार्ट देख लीजिए। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ये वाला यहाँ पर सरफेस माइनर है, ठीक है। सिंपली समझिए, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ सरफेस माइनर कटिंग कर रहा है, कटिंग करके क्या कर रहा है, ये कन्वेयर पे डाल देगा। कन्वेयर क्या कर रहा है, ये मोबाइल ब्रिज कन्वेयर है, ठीक है। ये मोबाइल ब्रिज कन्वेयर देखिए करोलर है, ये मूव करेगा, इधर इधर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या होगा कि यहाँ पर कोयला जाते रहेगा, ठीक है। ये मोबाइल ब्रिज कन्वेयर कनेक्टिंग का काम करता है ट्रंक कन्वेयर से, ठीक है। ये जो मेन बेल्ट कन्वेयर है इसके साथ कनेक्टिंग का काम करता है, ये इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा, लेकिन ये इसका कनेक्टिविटी कंटिन्यूअस मैनर के साथ इसका बना हुआ रहेगा, और इसका कनेक्टिविटी इसके साथ मेन मेन बेल्ट कन्वेयर के साथ बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैगन भी हो सकता है या फिर मेन बेल्ट कन्वेयर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पर मेन बेल्ट कन्वेयर दे दिया, यहाँ पर आपका वैगन भी हो सकता है, वैगन मतलब रेलवे कंपार्टमेंट्स भी दे दिया, रेलवे वैगन्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है। बोगीज वगैरह दे दिया जिसमें कि ये लोड करते रहेगा। तो ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये मोबाइल ब्रिज कन्वेयर कुछ नहीं है, ठीक है। मोबाइल ब्रिज कन्वेयर यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक रोलर माउंटेड दे दिया, मशीन दे दिया, इसके साथ एक कन्वेयर को अटैच कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सरफेस माइनर के साथ इस तरह का भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस मशीन है, ये सरफेस माइनर हमारा कंटिन्यूअसली कटिंग करते रहेगा, तो उतना उतना अमाउंट ऑफ कोयला को हैंडल करने के लिए डंपर और हम पेलोडर का यूज करेंगे तो सही बात नहीं है। तो कहीं अगर कंडीशन उस तरह की है तो हम करेंगे, लेकिन अगर हमको अच्छा खासा प्रोडक्शन अगर है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट हम कर देंगे, तो आराम से हमारा कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हमारा होते रहेगा और कोई भी हैम्परिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने सब कुछ इसका पार्ट्स के बारे में भी देखा, अच्छी तरीके से देखा, सब कुछ इवेंट ड्राइंग प्रोसेस भी देख लिए, सब कुछ ही देखे। तो हमने सारे ही कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस भी देख लिए थे सरफेस माइनर के ऊपर, ठीक है। आइए अब हम वीडियो के तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका वर्किंग वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, किस तरीके से ये काम करता है, कट किस तरीके से पोल को करता है, ठीक है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कटिंग ड्रम के बारे में दिखा रहा है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, 2200 3800। इसका मतलब क्या है, इसका नाम जो 2200 भी था और कॉमा देके 3800 भी था, इसका मतलब क्या है, इसमें 2200 मिलीमीटर का भी ड्रम लग सकता है, और जो कॉमा देके 3800 था, तो इसका मतलब ये भी है कि इसमें 3800 मिलीमीटर का डाया का ड्रम भी लग सकता है, ठीक है। ड्रम मतलब कटिंग ड्रम है उसका, ठीक है। तो दोनों ही इसमें फिट हो सकते हैं। होल कट करके पीछे की तरफ से निकलते जा रहा है, और विंड्रोइंग प्रोसेस से वो छोड़ते जा रहा था, ठीक है। फ्लोर पर जो कोयला छोड़ देता है कटिंग करने के बाद, उसको बोलते हैं विंड्रोइंग प्रोसेस। कटिंग का साइज छोटा छोटा होता है, डायरेक्टली लोड हो सकता है ट्रेन के ऊपर।
देखिए 2.2 मीटर का भी लग सकता था 2200, और 3.8 मीटर का, ठीक है, 3800 मिलीमीटर का ड्रम बीट था। कट करते करते जाता है कोल को इस तरह। ये मत समझ लिया कि 25 सेंटीमीटर ही इसका कटिंग डेप्थ है, ठीक है। ये पार्टिकुलरली इस मशीनरी की, ठीक है, रिटजेन 2200 3800, डेट इज 2.2 मीटर का इसका जो ड्रम कट आया है, कटिंग ड्रम कट आया, और इसके साथ 3.8 मीटर भी लग सकता है, तो पार्टिकुलरली दिस मशीनरी का दिखा रहा है। और वो भी किसके साथ, 3.8 मीटर का ड्रम के साथ दिखा रहा है कि 25 सेंटीमीटर का कटिंग डेप्थ अवेलेबल है। ये देखिए इस तरीके का जो कट होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं विंड रोइंग मेथड से काम करना, ठीक है। इस मेथड का नाम है विंड रोइंग, ठीक है। WIND, विंड रोइंग प्रोसेस इसी का नाम है, ठीक है। विंड रोइंग प्रोसेस से ये सरफेस माइनर काम कर रहा है, ठीक है। फ्लोर पर ही कोयला को छोड़ देता है, कटिंग कोल को छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं विंड रोइंग प्रोसेस। अगर वो कन्वेयर बेल्ट में चला जाता है तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके जो कोयला छोड़ देता है विंड रोइंग, फ्लोर पे ही जो कोयला छोड़ देता है कट करने के बाद, उससे हम बोलते हैं विंड रोइंग प्रोसेस, ठीक है। आगे की वीडियो को देखते 24 आवर काम चलते रहता है हर शिफ्ट में, ठीक है। 5000 लीटर का पानी का टंकी होता है पीछे की तरफ, पार्टिकुलरली इस मशीनरी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। और सबके मतलब कि रहेंगे वाटर का टंकी रहता है, हर में ही रहता है, लेकिन सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। ये रिटजेंट 2200 3800 का कटिंग डाया के साथ 5000 का 5000 लीटर का वाटर टंकी लगाया जाता है पीछे में। वाटर टंकी का काम क्या होता है कि जब कटिंग होगा तो वो वाटर स्प्रेइंग करते रहेगा, इंटरलॉक्ड रहता है, ठीक है, ताकि डस्ट का सेपरेशन हो और डस्ट का जनरेशन कम से कम हो, ठीक है। केबिन फुल्ली पैक्ड है AC से। कटिंग करते जाता है और कोयला जो छोड़ते जाता है उसको 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 क्या होता है कि उसको फिर पेलोडर डंपर पर लोड कर देता है, फिर वो CHP में चला जाता है, ठीक है। और जो कटिंग बिट है ये रिप्लेसेबल भी रहता है, जब ये घिस जाता है कटिंग करते करते तो इसे चेंज भी कर दिया जाता है, ताकि इफिशियंसी पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो आपने इसके बारे में अच्छी तरीके से देखा, ठीक है, सरफेस माइनर के बारे में अच्छी तरीके से देखा आपने यहाँ पे। और आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में भी आई होगी अच्छी अच्छी तरीके से। और सारे कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपको डिलीवर कर दिए गए हैं, ठीक है। सारे जितने भी कंसेप्ट है आपको इसके रिगार्डिंग डिलीवर कर दिए गए हैं, और अच्छी तरीके से आपको ये सब चीज़ें इनगल्फ हो गई होंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे।